नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नया वित्त वर्ष आने वाला है और नए वित्त वर्ष के साथ ही आप सोच रहे होंगे कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करें। मनी मैनेजमेंट के कुछ टिप्स आज हम आपको देने वाले हैं अपने आज के इस स्पेशल शो में। कैसे आप डे 1 से ही, शुरुआत से ही, वित्त वर्ष की शुरुआत से ही अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और उसका फायदा भी है। क्या फायदे हैं टैक्स प्लानिंग के लिहाज से और रिटर्न के लिहाज से, कहां आपको निवेश करना चाहिए, इसी पर रहेगी आज हमारी खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। अमित कुकरेजा, फाउंडर amitkukareja.com, साथ ही विनीत पटावरी हमारे साथ हैं, ये है CEO स्टॉक एज। अमित और विनीत, आप दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस शो में। और आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं आज के शो में और क्या खास हम चर्चा करने वाले हैं। आज शो में हम खास तौर पर बात करेंगे नए वित्त वर्ष में कहां करें निवेश, बोनस अगर आपको मिला है या मिलने वाला है तो नए वित्त वर्ष में उसका पैसा आप कहां लगा सकते हैं, टैक्स सेविंग के लिए निवेश कहां करना है और हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कितना लेना चाहिए। तो जब भी हम मनी लेसन्स की बात करते हैं अमित, या अगर हम कुछ निवेश के टिप्स की बात करते हैं, तो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही आपको क्या लगता है कि निवेशकों को अपने पैसों को लेकर जरूरी सबक या फिर जरूरी टिप्स आपसे सीखने चाहिए? देखिए स्वाति, थैंक यू फॉर द इनविटेशन सबसे पहले। बट जो हमें इस पैंडेमिक ने लेसन्स सिखाए हैं, सबसे पहले नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में मैं उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, डिटेल्स को अवॉइड करते हुए। मैं सिंपली ये बोलूंगा कि हम सब ने ये सीख लिया कंटिजेंसी फंड का एक महत्व कितना कितना जरूरी है। कंटिजेंसी फंड, लाइफ में कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है और हमारे पास लिक्विडिटी से बेहतर अरेंजमेंट नहीं होता जो हमको उस मुसीबत को हैंडल करने में बचाता है। तो हमेशा अपने कंटिजेंसी फंड के लिए अपनी सेविंग्स को चैनलाइज करें अगर वो नहीं है तो, और अगर है तो फिर डेफिनेटली आप अपने सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चैनलाइज करें। इन्वेस्टमेंट्स में आपने देख लिया कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में भी रिस्क हो सकता है, आपने देख लिया कि इक्विटी में वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म गोल के लिए होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल के लिए डेट फंड की इन्वेस्टमेंट्स करें। तीसरा, इंश्योरेंस कितना जरूरी हो गया है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉस ऑफ लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने लॉस ऑफ लाइफ का जो रिस्क आ सकता है फैमिली पे, उसको हैंडल करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराएं ताकि आपके परिवार के सदस्य सफर ना करें आपके जाने के बाद। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पूरे फैमिली मेंबर्स को अच्छा सा कवरेज दिलवाएं ताकि हेल्थ इमरजेंसीज में आपकी सेविंग्स और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को किसी तरह का इरोजन ना फेस करना पड़े। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें पैंडेमिक ने सिखाए हैं। मैं यही चाहूंगा कि हर कोई नए फाइनेंशियल ईयर में इन तीनों लेसन्स को ध्यान में रखते हुए अपने मनी डिसीजंस लें। जी, तो इमरजेंसी फंड सबसे ज़रूरी ये बनाना आपके लिए आवश्यक है। तो उससे नए फाइनेंशियल ईयर से बेहतर टाइम और कौन सा हो सकता है, क्योंकि आप एक खाका तैयार करने वाले होंगे अपने निवेश बचत का, साथ ही छोटे और बड़े लक्ष्यों के लिए डेट और इक्विटी में अलग अलग निवेश और फिर इंश्योरेंस की ज़रूरत को पूरा करना। विनीत, इनके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी मैनेजमेंट जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो है लोन मैनेजमेंट। कई जो लोग हैं, हमें मालूम है कि हम में से अधिकतर लोग, उनका होम लोन चल रहा है, कईयों का पर्सनल लोन चल रहा है, कईयों के क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, उन क्रेडिट कार्ड लोन चल रहे हैं। तो जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, ये बैक ऑफ द माइंड जरूर रहता है कि हमारे ऊपर कर्ज भी कितना है और साथ में निवेश भी करना है। तो नए वित्त वर्ष में ये स्पिल ओवर ना हो, ये आगे ना बढ़े, उसके लिए कर्ज का बोझ कम करने के क्या उपाय आप देंगे? थैंक यू स्वाति, मेरे को इनवाइट करने के लिए आपके शो में। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, नया साल आ रहा है और जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए कि हम जो अर्न कर रहे हैं उसमें से सबसे पहला हिस्सा होना चाहिए जो देनदारी हम पे है, जो लाइबिलिटीज हम पे हैं, हम उनको कम करें। जस्ट एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूंगा कि
पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी जब पैसे हमारे लिए वर्क करते हैं, अगर हम लोन लेके रखे हैं तो वो उल्टा वर्क होता है, राइट? क्योंकि हमें ब्याज भी देना है और इंस्टॉलमेंट भी चुकाने हैं। तो जितना हो सके अपनी लायबिलिटीज को कम करने की कोशिश कीजिए। आपने होम लोन ले रखा है, आप 1 साल में नहीं चुका सकते, लेकिन अगर आप कुछ भी प्री पेमेंट कर सकते हैं, तो उसकी प्लानिंग सबसे पहले करें कि इस साल मेरे ये 4, 5, 6 लोन चल रहे हैं, मैं इनको कैसे कम करूँगा, ठीक है? क्रेडिट कार्ड का लोन बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे आता है और इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें उन लोन्स को जिनकी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। और अपने एक्सपेंडिचर्स को, स्पेशली जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आप टाल सकते हैं। क्या होता है, नया साल आता है तो हमारे पास पैसे, मान लीजिए बोनस से आए तो हम स्प्लर्ज करते हैं, वो नहीं करके सबसे पहले लोन को चुकाने की व्यवस्था करें। इस डिसिप्लिन को अगर आप अपनी लाइफ में डाल लेंगे हर साल के लिए, तो आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। स्वाति। जी, तो कह रहे हैं आप लोन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है विनीत आपकी नज़र में, और क्योंकि इस पर तो हम चर्चा करने ही वाले हैं, क्योंकि मार्च एक ऐसा मंथ होता है जब हम में से कई लोगों को इंसेंटिव्स मिलते हैं, बोनस मिलता है, अप्रेजल का समय होता है, तो वो जो एक इकट्ठा रकम, एक मुश्त रकम मिलती है, वो आप सही तरीके से निवेश कर सकते हैं या ज़रूरी कामों में लगा सकते हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ अमित। अब ये समझना और जानना ज़रूरी है कि निवेश करें कहाँ। जब भी हम निवेश के नज़रिए से सोचते हैं, हमारे मन में ये होता है कि निवेश ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर हमें टैक्स का भी अच्छे से अच्छा फ़ायदा मिले, और हमें मालूम है कि कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे सामने जहाँ पर टैक्स सेविंग के साथ हमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है। और ये भी हमें मालूम है कि मार्च के एंड में जब हमें टैक्स बचाने के लिए भी निवेश करना होता है, तब भी आनंद फानन में लोग निवेश करते हैं। तो ऐसे में अगर हम नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही टैक्स सेविंग के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से एवेन्यूज हैं जो हमें राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर तलाशने चाहिए, कहां पर निवेश करके? देखिए, हमारे पास लकीली बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें टैक्स सेविंग भी कराते हैं और एक अच्छी स्टेबल वेल्थ एक्यूमुलेशन भी कराते हैं। जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, या सुकन्या समृद्धि स्कीम है, या आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको एटीसी का एडवांटेज भी मिलता है। वो एक अलग ही बात है कि 1,50,000 एक बहुत ही छोटी लिमिट है, बहुत जल्दी वो लिमिट हम टच कर जाते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ही टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, और अगर आप 1,50,000 को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप ELSS को भी यूज करें, जिसमें आपका 3 ईयर का लॉक इन होता है और उसमें इक्विटी का एक्सपोजर होता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को अच्छा बना के रखें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की इन्वेस्टमेंट अगर आप लमसम करना चाहते हैं 1,50,000, तो आप 5 अप्रैल तक कर डालें ताकि आपको पूरे साल का ब्याज मिले। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एडवांटेज है, पर वो एक लॉक इन होता है 5 साल का, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। और जितना हो सके आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप टैक्स बचाने की कोशिश करें, जो सैलरी स्ट्रक्चर को रीडिजाइन कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। इस प्रोडक्ट में आपका 10% ऑफ बेसिक इन्वेस्ट किया जा सकता है और वो पूरा अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, और ये ATC के लिमिट के बियॉन्ड होता है। ये एक सेपरेट कैटेगरी होती है ATCCD, जिसके अंदर आपको ये एग्जेम्पशन मिलती है। तो आप देखें कि आप ज्यादा EPF के बजाय अगर आप 10% ऑफ बेसिक NPS में डाल सकते हैं, तो वो भी आपको टैक्स सेविंग दे सकता है। तो अगर आप इन कुछ ELSS, NPS, EPF, PPF के कॉम्बिनेशन से कुछ बना सकते हैं टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर, तो आप वो बनाइए। इंश्योरेंस में देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, पर वो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज कर देना चाहता हूँ। 1,50,000 का लाइफ इंश्योरेंस आप अपना लीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस का आपको एक सेपरेट एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 80D। इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। इसमें सिर्फ आप अपना ही एग्जेम्पशन ले नहीं सकते 25,000 तक, इसमें आप अपने पेरेंट्स के मेडिकल इंश्योरेंस का भी एडिशनल एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो 25,000 तक आप अपना एग्जेम्पशन ले सकते हैं, और उसके ऊपर 50,000 तक आप अपने पेरेंट्स का एग्जेम्पशन ले सकते हैं अगर वो सीनियर सिटीजन हैं। और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप उनका भी 25,000 का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो ये कुल मिला के करीब 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिलता है।
ये सारी चीजें अगर आप अप्रैल में ही या इस मंथ के एंड तक, अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तक इसको प्लान करके, स्ट्रक्चर करके इस पैसे को आप ऐसे यूटिलाइज कर लेंगे, तो आपको कभी भी रिएक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा प्रोएक्टिव प्लानिंग का हिस्सा है और आप हर साल इसको अप्रैल में करें, ना कि रिएक्टिवली मार्च में करें। और वो इन्वेस्टमेंट अच्छी भी नहीं होती, वो जल्दबाजी की इन्वेस्टमेंट होती है। और उसको अवॉइड करने के लिए आप प्रोएक्टिव प्लानिंग में जाएं और अप्रैल फर्स्ट वीक में अपना सब कुछ सॉर्ट आउट करें। ओके, तो बेसिकली रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी है। अमित ने ये बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर की है। रिएक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब अभी भी आप में से कई लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रहे होंगे, लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग जिसे कहते हैं। प्रोएक्टिव मतलब ऐसे लोग जो कि अभी से नए फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग के लिए सोच रहे होंगे। इन दोनों में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। विनीत, आपके लिहाज में जो हम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, निवेश कहाँ करें? कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं जो आपको लगता है निवेशकों को तलाशने चाहिए न्यू फाइनेंशियल ईयर में? स्वाति, टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से अमित ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब चीज। उसमें मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा। एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत ही जबरदस्त साधन है जिसके अंदर इक्विटी एक्सपोजर भी आपको मिलता है। एनपीएस में अदर देन 10% ऑफ द बेसिक, आप 80C के अंदर ही 50,000 अतिरिक्त 50,000 एडिशनल टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है। यानी 1.5 लाख की जो उसकी लिमिट है, उसके अलावा आप अगर एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर एंड अबव 1.5 लाख आपको 50,000 अलग से मिलते हैं। प्लस अगर आपकी सैलरी का पार्ट होता है तो जैसा अमित ने बताया 10% ऑफ द बेसिक। तो एनपीएस को स्टडी करें। इसमें एक तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, बिकॉज इसके अंदर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक कॉर्पस क्रिएट होता जाता है साल दर साल, जिसको आप टच नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक लॉक इन है। वो एक तरीके से हमारे डिसिप्लिन के लिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट करना जिन्हें हम लॉक इन तोड़ ना पाए इतने जल्दी से। तो वो एक आपको ध्यान में रखना चाहिए। नॉन टैक्स मतलब नॉर्मली जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें टैक्सेशन पर्सपेक्टिव को हम अभी ध्यान में नहीं रख रहे, उस पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कि साल की शुरुआत में, जैसे ये साल है, ठीक है, अभी मार्केट्स में करेक्शन है, तो अभी आपको प्लानिंग करनी चाहिए। और एक एसआईपी तो किसी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। हर अगर आपने अभी तक नहीं की है तो अभी समय है, अप्रैल में आप प्लान करें। अप्रैल से हर मंथ एक अमाउंट म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी में जाना चाहिए। ये आपके डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है, जहां पे इमोशंस का कोई जगह नहीं है कि मैं इमोशन, मान लीजिए आज मेरा मन है करने का, अगले महीने मेरा मन नहीं है। इस चीज से बाहर निकलने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी में ही रखें। अगर आप एज पर योर फाइनेंशियल प्लानिंग एज वगैरह के हिसाब से अगर वो सूट करता है, नहीं तो एक डाइवर्सिफाइड प्लान आप क्रिएट कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानर की मदद से। लेकिन एसआईपी बहुत जरूरी है, उसको आप देखें। उसके अलावा आप और भी ऐसे एसेट क्लासेस हैं जो टैक्स के माध्यम से, मतलब आपको जो टैक्स पेमेंट करना है फ्यूचर में, ठीक है, जब उसमें अर्निंग होएगी, तो उस हिसाब से गोल्ड, स्पेशली एसजीबीज, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इनके इशू आते रहते हैं। तो आपको, मेरे कहने का मतलब है, अप्रैल एक वो महीना है या मार्च वो महीना है जब आपको पूरे एक साल की तैयारी करनी है। तो आप एक कैलेंडर बनाएं कि किस मंथ में एसजीबीज इश्यूज हो रहे हैं, क्या बड़े आईपीओज आने वाले हैं अगर मुझे इनमें इन्वेस्ट करना है, मेरे एसआईपी का कैलेंडर क्या होना है, मैं जो हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस या एंडोमेंट मैंने ले रखे हैं उनकी प्रीमियम डेट्स क्या है। ये सब का रिकॉर्ड अगर आपके पास हो तो आप एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे साल की तैयारी साल के शुरुआत में कर रहे हैं। और जैसा कि अमित ने बताया, अप्रैल फर्स्ट वीक तक अगर आप इन सब चीजों को सल्टा लेते हैं, स्पेशली आपके 80C को आप अगर एग्जॉस्ट करते हैं फर्स्ट 10-15 डेज में, तो आपको पूरा साल मिलता है रिटर्न जनरेट करने पे उन सारे इन्वेस्टमेंट्स में। नंबर 1। नंबर 2, मैंने देखा है स्ट्रेस होता है अगर हम मार्च तक कुछ नहीं करते और अचानक हमें बहुत कुछ करना होता है, तो स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से गलत डिसीजंस होते ही होते हैं। तो उन गलत डिसीजन से बचें। आपके पास पूरा साल रहेगा, इसलिए शुरुआत जल्दी करें। और उसके अलावा जो 3 साल या 5 साल का लॉक इन है, वो आपका एकदम साल की शुरुआत से ही अगर स्टार्ट हो जाए तो आपको एक एडिशनल साल मिल जाता है। तो ये सारी प्लानिंग्स आप अपने दिमाग में रखें। और इक्विटी में अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो
आप जो सीखने का एक प्रोसेस है उसे भी स्टार्ट करें, बिकॉज इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास है, इसमें सीख के इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि वो शुरुआत कर दें पहले महीने से ही कि मैं सीखूंगा, जिस चीज जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आएंगे मैं उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये सीखना बहुत जरूरी है ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो मेरे को लगता है कि आपकी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होगा आपके पास, हर साल हर महीने आपको क्या क्या करना है। तो स्वाति, दैट्स ऑल फ्रॉम। ये आपने सही बोला विनीत, और इनफैक्ट हर महीने के हिसाब से हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद अप्रैल में जून जुलाई ऑनवर्ड्स आप अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तक एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लिए बना सकते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई प्रोडक्ट्स है पीपीएफ जैसे और बाकी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गए, वहाँ पर जब आप फाइनेंशियल की शुरुआत में ही निवेश करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, मतलब पैसे से पैसा बनाने का आपको फायदा मिलता है। नए वित्त वर्ष में मनी मैनेजमेंट पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ अमित कुकरेजा है, विनीत पटावरी से हम बात कर रहे हैं। अमित, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आपने इमरजेंसी फंड की अहमियत को बहुत ज़्यादा प्राइमरीली बताया कि हाँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है। जो लोग अब इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए मैं समझना चाहती हूँ इमरजेंसी फंड का पैसा कहाँ पर रखा जा सकता है, कीपिंग इन माइंड अभी जो करंट सिचुएशन है। इसका जवाब बहुत सिंपल है स्वाति। जो लोग म्यूचुअल फंड के कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रहना चाहते हैं वो एक सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट करके हर महीने इसको बना सकते हैं, और अगर उनके पास ऑलरेडी लमसम है तो वो फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड के जो डेट फंड कैटेगरी है उससे फेमिलियर है, उनके लिए बहुत सिंपल है। वो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में या लो ड्यूरेशन फंड में या मनी मार्केट फंड में या लिक्विड फंड में ये पैसा रख सकते हैं, जहां पे अंडरलाइन पेपर्स की मेच्योरिटी पीरियड 3 महीने से 9 महीने तक होता है। तो अगर वो इस चीज को समझते हैं कि डेट फंड या लिक्विड फंड में पैसा रखने से रिस्क में इतना सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ता नहीं है और टैक्स एफिशिएंसी भी मिल जाती है अगर वो पैसा 3 साल तक इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो म्यूचुअल फंड लो रिस्क डेट फंड्स में रखें। उनको ये चीज समझ लेनी है कि वो पैसा लिक्विड होना चाहिए, कहीं लॉक इन ना करें, और वो पैसा अगर हो सके टैक्स एफिशिएंसी दे सकता है तो वो इन्वेस्टमेंट चूज करनी चाहिए जिसमें उनको टैक्स एफिशिएंसी मिले अगर वो 3 साल तक उसको यूज ना कर पाए। थर्ड ऑप्शन है कि आप पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ही छोड़ दें, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हम सबको पता है सेविंग्स अकाउंट में आपको ब्याज अच्छा नहीं मिलता, और अगर इन्फ्लेशन आपका 4-5-6% के आसपास रहता है तो उस पैसे को जो सेविंग्स अकाउंट में रखा है इंटरेस्ट अर्न करने के बाद और टैक्स डिडक्शन करने के बाद जो रिमेनिंग रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो नेगेटिव हो जाता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो सेविंग्स अकाउंट में ना रखें, हो सके तो टर्म डिपॉजिट्स में रखें, नहीं तो लो रिस्क लीस्ट रिस्क डेट फंड्स में रखें। तो इमरजेंसी फंड बनाने की तैयारी अमित ने आपकी करा दी। विनीत, एक बात बताइए, कई लोगों को मार्च के एंड में एक मुश्त पैसा मिलता है, इंसेंटिव, बोनस या फिर अप्रेजल का, उन पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? स्वाति, कई तरीके हैं। सबसे पहला जो हमें करना है कि जो पैसे आ रहे हैं उनको स्प्लर्ज नहीं करना। ये हमारी एक रिएक्शनरी बिहेवियर यही होता है कि वेट करते हैं लोग बोनस का और उसे स्प्लर्ज करते हैं, मे बी टू बाई अ बाइक और टू बाई अ कंप्यूटर, मे बी विच आर नॉट एसेंशियल्स, और उनको वो डिफर कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो लमसम अमाउंट हमें अगर बोनस के थ्रू या किसी भी वन शॉट पेमेंट हमें मिल रही है तो सबसे पहला उसका यूसेज होना चाहिए। अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी है, लाइक एनी शॉर्ट टर्म लोन, राइट, जैसे क्रेडिट कार्ड या फिर कोई पर्सनल लोन आपने ले रखा है, तो सबसे पहले आप उसे चुकाएं। ऑलवेज, हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर्सनल फाइनेंस में लाइबिलिटीज को कम करने में रखें। तो ये एक सबसे पहला यूसेज है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, सब लाइबिलिटीज या तो लॉन्ग टर्म है या फिर आपने कुछ लोन नहीं ले रखे हैं, उस केस में आप ये कर सकते हैं कि एक जहां पे आपको, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन योर एज एंड रिस्क प्रोफाइल, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल ऐसी है कि आप इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर और ले सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन है, देखिए ये सब थोड़ी सी जो चीजें मैं कह रहा हूं, कुछ कुछ एडवाइस आपको लेनी पड़ सकती है अगर आप मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आपको लगता है ये एक अच्छा समय है जब हम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं या एंट्री ले सकते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड्स
की सहायता से, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सहायता से, या फिर डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन की मदद से मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहिए उन पैसों से। ऑब्वियसली इसमें रिस्क है, आपकी कैपिटल इसमें इरोड हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म में अगर आपकी टाइमिंग, आप थोड़ी भी टाइमिंग सही देख लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न्स मिलने के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में। अगर आपको शेयर मार्केट ओके। से डर लगता है, अमित या आपको लगता है ये, या हम्म, हम्म, अगर आपको लगता है ये एक्सपर्टीज बिल्कुल, आप में तो नहीं आप है, कह रहे हैं कि हम्म, हम्म, तो अगर तो म्यूचुअल फंड के रास्ते से आप निवेश इक्विटी में किया जा सकता है। बेसिकली आपके पास ऑप्शन ज़रूर है इक्विटी में निवेश करने का, या तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नए निवेशक हैं तो म्यूचुअल फंड का रास्ता अपना सकते हैं। अमित, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, क्या नया फाइनेंशियल ईयर एसेट एलोकेशन में बदलाव का सही समय है? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव अभी है और वो टाइमिंग एक्चुअली कोइंसाइड कर रही है अभी। सो मेरे लिए स्वाति, एसेट एलोकेशन का ट्रिगर मार्केट नहीं होता है। मेरे लिए एसेट एलोकेशन का ट्रिगर होता है फाइनेंशियल गोल्स। तो जब आप अपनी गोल्स मैपिंग करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट, और उसमें अगर आप देखते हैं कि आपका गोल अगले 3 साल में आने वाला है, तो वो पैसा आप अभी डेट फंड में मूव कर दीजिए, ताकि वो टैक्स एफिशिएंसी भी बना रहे और आपको थोड़ा सा, आपको डेफिनेटली अच्छा कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिले, और आपका कैपिटल जो है, जो अब तक बन चुका है, वो आपको प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करके डेट फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपका गोल 6 साल के बाद, और उस गोल के लिए आपने एसेट एलोकेशन ये बनाया हुआ है कि इसमें मैं 50% डेट रखूंगा और 50% इक्विटी रखूंगा, और आप वो देख रहे हैं गोल्स मैपिंग एक्सरसाइज करने के बाद कि अभी उसमें डेट बढ़ गया है 50 से ज्यादा और इक्विटी कम हो गया है, तो आप डेट सेल करके इक्विटी बाय कीजिए। फाइनेंशियल गोल्स का फुलफिलमेंट इज द ओनली कंपास फॉर मी टू डिटरमिन हाउ टू स्टिक टू माय एसेट एलोकेशन। मार्केट अगर करेक्शंस फेज में जा रहा है तो आपका इक्विटी एलोकेशन कम हो जाएगा उस गोल के लिए, और वो आपके डिजायर्ड एसेट एलोकेशन से अगर कम है तो आप इक्विटी बाय कीजिए, और अगर वो डिजायर्ड एसेट एलोकेशन से कम नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एसेट एलोकेशन गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी रखिए। अमित, एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, इंश्योरेंस प्लानिंग। इंश्योरेंस में अभी हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेने की ज़रूरत है, और लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको क्या लगता है, टर्म प्लान में भी कितना कवरेज आजकल के समय को ध्यान में रखते हुए किसी को लेना चाहिए? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूं कि आप ऐसे सोचें कि कल अगर आप नहीं उठे तो आपकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है फाइनेंशियली, और उस इम्पैक्ट को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप उस इमेजिनरी एक्सरसाइज को कीजिए कि आप नहीं हैं तो फैमिली को कहाँ से लोन्स पे ऑफ करने होंगे, कहाँ से पैसे निकालने होंगे, क्या सक्सेशन प्लान इन प्लेस है, क्या आपने नॉमिनेशन अच्छा रखा है कि नहीं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये कंक्लूड कीजिए कि कितना पैसा आपकी फैमिली को एक इनकन्वीनियंट स्टेट से निकाल के कन्वीनियंट स्टेट में ले जाएगा। हालांकि इमोशनल लॉस से कन्वीनियंस तो नहीं आएगा, लेकिन आपको इनकन्वीनियंस एलिमिनेट करनी है। तो वो फिगर 1 करोड़ है कि 2 करोड़ है कि 3 करोड़ है कि 50 करोड़ है, वो डिसीजन आप ही ले सकते हैं। आपकी फैमिली में कितने लोन्स हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितने गोल्स हैं, कैसे मैपिंग किया हुआ है, वो सारे फैक्ट्स आपको ही पता है। तो आपको ही सोच के ये डिसाइड करना है कि अगर मैं कल ना रहा तो मेरी फैमिली को कम से कम इतना लिक्विडिटी होना चाहिए, तो इतने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। बहुत से लोग बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं कि 10 टाइम्स एनुअल सैलरी, 5 टाइम्स या 20 टाइम्स, लेकिन वो फॉर्मूला ठीक नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमें उनके लोन्स नहीं मालूम, हमें उनके गोल्स नहीं मालूम, हमें उनके एस्पिरेशंस नहीं मालूम। तो वो फॉर्मूला एक बहुत ही सिंपल जनरल सा फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने स्पाउस के साथ बैठ के एक छोटी एक्सरसाइज करके इस अमाउंट को डिसाइड कर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में आजकल जो कुल मिलाकर इंश्योरेंस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस में जैसा चर्चा भी एक्सपर्ट से होती रहती है, और अमित वो भी मानना रहता है किसी का कि कम से कम बेसिक कवर तो 5 लाख का है, बट आजकल के टाइम पर बीमारियों को देखते हुए, लाइफस्टाइल डिजीजेस को देखते हुए
20 लाख तो कहीं नहीं गए, तो कम से कम 20 लाख का कवर तो किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में होना ज़रूरी है। आई एम श्योर आप इससे अग्री करते होंगे। समय थोड़ा कम है, इसलिए इस चर्चा को यहीं समेटना हमें पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद करते हैं अमित आपका और विनीत आपका भी हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास शो में शामिल होने के लिए।